हे एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी की इस क्लास में। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि होगी मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की। और आज इसका पार्ट 1 है। पूरी की पूरी सीरीज में आपको मैं बता दूं कि 2021 से लेकर 2023 के बीच में यानी टिल डेट जो भी करंट अफेयर है उसकी हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। हम कुछ इस तरीके से सीरीज लेकर आए कि हम 2023 से शुरू करेंगे और पीछे की ओर जाएंगे, यानी कि जनवरी 2023 पहले होगा, फिर दिसंबर 2022 और फिर उसके बाद हम पीछे की ओर जाते जाएंगे। यानी हम न्यू से ओल्ड की ओर जाएंगे और इन 2 सालों के पूरे करंट अफेयर को बहुत अच्छे तरीके से आपको डिटेल में समझाएंगे। ये पूरी की पूरी सीरीज आपके मध्य प्रदेश पीएससी के अलावा मध्य प्रदेश की जो वनडे वाले एग्जाम है, चाहे वो आपके पटवारी हो गए या एमपीएसआई हो गया, जो भी एग्जाम है आपके वनडे वाले, उसमें भी काम आएंगे। साथ ही साथ इस पूरे के पूरे सीरीज में करंट अफेयर के साथ साथ मैं आपको एमपी के स्टैटिक्स भी बताऊंगा, ताकि आपका करंट के साथ साथ जीके भी स्ट्रांग हो सके, स्टैटिक जीके भी स्ट्रांग हो सके। हम एमसीक्यू भी लेकर आ रहे हैं, यानी कि एमसीक्यू के साथ शुरू करेंगे और साथ ही साथ एक डिटेल्ड जो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है करंट की, वो भी देंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करते हैं कुछ एमसीक्यूज के साथ में और उसके बाद फिर आ जाएंगे हम डिटेल्ड वर्जन्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, क्योंकि ये सीरीज मैं रेगुलर बेसिस पे करूंगा, तो आपसे बच्चों से अनुरोध है कि शेयर करिएगा सही बच्चों को भी, आपके दोस्त हैं। तो चलिए पूरा का पूरा सेशन स्टार्ट कर लेते हैं और पढ़ते हैं हमारे पहले। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। आप सभी बच्चों को बता दूं कि जो ये सीरीज होगी ये बाइलिंगुअल होगी, मतलब दोनों भाषाओं में होगी। हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी। और इसकी पूरी की पूरी जो पीडीएफ है, वो पूरा का पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं ये पूरा का पूरा पीडीएफ। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको देखने को मिलेगी पीडीएफ। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि यदि कुछ स्लाइड कंप्लीटली इंग्लिश में है, तो मैंने उस पूरी स्लाइड को हिंदी में ट्रांसलेट किया है, समझाया भी है। तो आपको कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि अगर इंग्लिश में है तो क्या समझ में नहीं आएगा। अगर इंग्लिश में लिखा भी है, फिर भी आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। तो पूरा का पूरा समझ में। ओके, तो चलिए मेरे इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ बेसिक चीज़ें आपसे पूछूँगा। सबसे पहले आज का जो हमारा एमसीक्यू है वो ये है कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार अभी हाल ही में ये हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस आप सभी जानते हैं बेटा, 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके साथ ही साथ इस वर्ष भी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय जो उत्सव है वो मनाया गया था और मध्य प्रदेश में ही मनाया गया था। तो उसके जस्ट अगले दिन यानी 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया था। कई लोगों को दिया गया था, प्रवासी भारतीयों को दिया गया था। इसी के साथ-साथ मोहम्मद इरफान अली, इन्हें भी प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था। तो प्रश्न आपसे ये है कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति? इज़राइल, गुयाना, यूक्रेन या यूएई? सही आंसर बेटा आपका गुयाना। गुयाना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, आपको मैं बता दूँ। और इस साउथ अमेरिकन कंट्री की राजधानी है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन। यदि आपसे पूछता है कि इसकी करेंसी क्या है, तो करेंसी याद रखिएगा यहाँ पर चलता है डॉलर। आपको मैं बता दूं कि गुयाना साउथ अमेरिकन कंट्री होने के साथ-साथ इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ की अगर 2012 के अगर डेमोग्राफ्स देखे जाएँ, 2012 के अनुसार इस देश की पॉपुलेशन में 43% आबादी इंडियन ओरिजिन की है। यानी अगर आपको आबादी की बात करें तो ईस्ट इंडियन आपको अप्रॉक्सिमेट 43% यहाँ पर मिल जाएँगे। और शायद आप समझ सकते हैं कि इसी कारण से प्रवासी भारतीय दिवस में विशिष्ट रूप से इस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान रहे। आपसे भी से एक प्रश्न भी है कि इसके अतिरिक्त और किस देश के राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय उत्सव के दौरान पधारे थे? कोई बता सकता है? यदि आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। कमेंट सेक्शन में आप सभी बता सकते हैं, ओके? चलिए, तो ये आज का पहला प्रश्न था। आज के दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा प्रश्न ये है कि भोपाल डिक्लेरेशन व्हिच वाज़ सीन इन द न्यूज़ वाज़ लॉन्च्ड आफ्टर व्हिच मीटिंग? यानी कि खबरों में रहा भोपाल घोषणा पत्र किस बैठक के बाद शुरू किया गया? तो आपको बता दूं मैं, करंट जनवरी की न्यूज़ है और जनवरी में 2 दिन लंबी एक मीटिंग चली थी जी20 के अंतर्गत। तो सही आंसर आपका होगा जी20। तो आपको बता दूं जी20 के अंतर्गत थिंक 20 थिंक 20 एक मीटिंग चली थी और इस थिंक 20 मीटिंग के बाद भोपाल घोषणा पत्र जो है वो रिलीज किया गया। भोपाल घोषणा पत्र काफी फेमस हुआ, काफी चर्चा में रहा। भोपाल घोषणा पत्र है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि जी20 के अंतर्गत एक थिंक टैंक है।
में करीब 20 लोगों की मेंबरशिप आप कह सकते हैं, थिंक 20 मीटिंग चली और थिंक 20 मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुए, जो भी गोल डिसाइड किए गए, उसके आधार पर भोपाल डिक्लेरेशन जो है रिलीज किया गया। भोपाल डिक्लेरेशन इसलिए इसका नाम दिया गया क्योंकि ये पूरी की पूरी मीटिंग हुई थी मध्य प्रदेश के भोपाल में। ओके, तो ये भोपाल घोषणा पत्र में प्रावधान क्या-क्या थे? तो भोपाल डिक्लेरेशन क्या था? आपको बता दूं कि इस पूरे के पूरे डिक्लेरेशन में जो ये डिक्लेयर डिक्लेयर किया गया, उसके लिए करीब आपको बता दूं कि ये जो मीटिंग हुई थी, उसमें भारत के करीब 300 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और अपने-अपने विचार प्रस्तुत किए। यानी एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि थिंक टैंक जो है निर्माण किया गया और उससे जो भी आइडियाज़ निकल कर आए, मतलब जी20 के अंतर्गत जो भी जी20 में गोल सेट किए गए थे, उसके आधार पर कई सारे अपने खुद के गोल सेट किए गए, खुद के कुछ टारगेट सेट किए गए, तो उसे ही आप कह सकते हैं भोपाल डिक्लेरेशन। इस भोपाल डिक्लेरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है टारगेट किया गया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो परंपरागत दवाइयाँ हैं, खास तौर से जो आयुर्वेदिक वाली दवाइयाँ हैं, जो परंपरागत दवाइयाँ हैं, तो उनको प्रमोट किया जाए, आयुष के जैसे। इसके अलावा अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि वैल्यू ओरिएंटेड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें वैल्यू ओरिएंटेड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए। इसके अलावा तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था इंक्लूसिव डेवलपमेंट। नाउ इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हर व्यक्ति का, हर अंतिम व्यक्ति का विकास हो पाए। तब सरकार की जो योजनाएँ हैं वो अंतिम से अंतिम व्यक्ति को भी मिले और इसी को इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहा जाता है। तो फोकस है कि ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को डेवलपमेंट में शामिल किया जाए, विकास में शामिल किया जाए। इसके अलावा महिला और बच्चों को उनके डेवलपमेंट पर खास तौर से ध्यान दिया जाए। इसके अलावा नॉर्थ और साउथ के बीच में जो गैप है उसको, उस पर फोकस किया जाए, उसको दूर किया जाए। इसके अलावा कुछ जी20 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, उनको अचीव किया जाए और साथ ही साथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन। मैं आपको बता दूं ट्रायंगुलर कोऑपरेशन क्या होता है। ट्रायंगुलर कोऑपरेशन जनरली 3 पार्टी का कोऑपरेशन होता है। जनरली इसमें गवर्नमेंट, सोसाइटी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। यानी कि ये तीनों सोसाइटी मिलकर, ये तीनों सेक्टर मिलकर किसी कॉमन गोल को अचीव करें। दैट इज व्हाई ट्रायंगुलर कोऑपरेशन की बात की गई इसमें, ठीक है? तो ये था भोपाल डिक्लेरेशन। कुछ पॉइंट्स आप लोग को मैंने बताया। सबसे पहले भोपाल डिक्लेरेशन क्यों नाम दिया गया? क्योंकि जी20 की जो मीटिंग थी अंडर थिंक 20, वो हुई थी भोपाल में और उसके बाद ही, उस मीटिंग के बाद ही ये घोषणा पत्र जारी किया गया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये हमारा एमसीक्यू सेशन जो था 2 ही क्वेश्चन का था। हालाँकि अभी आने वाली सीरीज़ में क्लासेस बड़ी-बड़ी होंगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ ही लाएँगे और स्टेटमेंट भी लेकर आएँगे ताकि आप लोग को डिटेल्ड जानकारी मिले और क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कुछ और करंट अफेयर पर। याद रखिएगा कि ये जो करंट अफेयर आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पार्ट 1 है और इसमें हम जनवरी 2023 कवर कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला हम बता दें कि डिटेल्ड वर्जन की ओर अगर आगे बढ़ें, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए वो है सिंचाई से संबंधित, फील्ड ऑफ इरिगेशन। सिंचाई के क्षेत्र में अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने काफ़ी सारी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि वर्तमान में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का करीब 37,07,000 हेक्टेयर जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो इरिगेशन पोटेंशियल है। मतलब वहां पर सिंचाई संभव है, वहां पर सिंचाई जो है सिंचाई के माध्यम से उस पूरे के पूरे क्षेत्र में कृषि की जाती है। मतलब वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी है और इरिगेशन फैसिलिटी करीब 37,07,000 हेक्टेयर जमीन पर वर्तमान में हमारे पास है। नाउ इसके तहत आपको बता दूं कि अभी हाल ही में वाटर रिसोर्स मिनिस्टर यानी कि जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ये कहा कि अभी हाल ही में पिछले 2 सालों में हमने जो हमारा इरिगेशन पोटेंशियल है, जो हमारा सिंचाई का दायरा है, उसको हमने बढ़ाया है। हम 3,48,000 हेक्टेयर सिंचाई का दायरा बढ़ा चुके हैं पिछले 2 सालों में। पिछले 2 सालों में आपको बताऊं कि इतनी भूमि और ज्यादा जो है सिंचित क्षेत्र में आ चुकी है, 3,48,000। इस अब ये अचीवमेंट किया कैसे गया? तो आपको बता दूं कि कुछ प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश सरकार चला रही है। इसमें से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तवा प्रोजेक्ट। तो तवा प्रोजेक्ट के तहत इरिगेशन फैसिलिटी में बढ़ा वृद्धि की गई और करीब 89,000 हेक्टेयर एरिया जो है वो तवा प्रोजेक्ट के थ्रू सिंचित होता है और ये जो पूरा का पूरा जो एरिया सिंचित होता है वो होता है जायद फसल के लिए। जायद फसल के लिए पिछले 2 सालों की अगर हम बात करें तो दो पिछले जो प्रीवियस ईयर है, मैं बात करूंगा 2020 और 21 की। 2020 और 21 और अगर 2021 और 22 की बात करें, तो 2020 और 21 में हमने टारगेट से ज्यादा जो अपना इरिगेशन पोटेंशियल वो बढ़ाया। हमने टारगेट लिया था कि हम 1,15,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित करेंगे, लेकिन हम 1,16,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित कर पाए, यानी टारगेट से ज्यादा कर पाए। ये डेटा था हमारा 2020-21। मतलब इतनी वृद्धि हो चुकी थी 2020-21 तक। उसके बाद अगले ही वर्ष हमने टारगेट रखा था 1,70,000 का,
लेकिन हम उससे ज्यादा टारगेट अचीव कर पाए, मतलब कि 1,71,000 हेक्टेयर एरिया को हम सिंचित कर पाए। तो इतनी वृद्धि हुई है, यानी कि पिछले 2 सालों में टोटल 3,48,000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, यानी कि इतनी सिंचित भूमि शामिल हुई है मध्य प्रदेश के रिकॉर्ड में। और ये डेटा बढ़कर अब कितना हो गया है? 37,07,000 हेक्टेयर। मतलब मध्य प्रदेश में अब कुल कितनी भूमि सिंचित है? 37,07,000 हेक्टेयर जमीन जो है सिंचित है। इसके अलावा आपको बता दूं कि दिसंबर यानी इस वर्ष के अंत तक सरकार का ये टारगेट है कि हम 40 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित कर पाएं। अब बात आती है कि सिंचित कर कैसे पाएंगे, तो उसके लिए सरकार कई सारी योजनाओं पर काम कर रही है, लेकिन अपकमिंग जो कई सारी योजनाएं उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे आने वाले समय में बहुत सारे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका केन बेतवा। नौ केन बेतवा जो लिंक है, ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस मैप को देखिए। ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, इस मैप में दो नदियां, बड़ी नदियां हैं। एक आपको बता देता हूं, बेतवा। ये बेतवा नदी है, ये जो आपको दिख रही है, जो कि रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। और ये जो नदी आपको दिख रही है, ये वाली जो नदी आपको दिख रही है, जो इधर की ओर जा रही है, तो ये बेटा केन नदी, ये है केन नदी। तो केन नदी और बेतवा नदी को आपस में जोड़ा जा रहा है। और जो ये आप देख पा रहे हैं ग्राफ, पूरा का पूरा रेड वाला जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं, इसे ही कहा जाता है केन बेतवा लिंक। नौ ये केन बेतवा लिंक, आप देखिए नदी कहीं और जा रही है, ये वाली बेतवा कहीं और जा रही है, लेकिन हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में नदी को जोड़ रहे हैं। इसे ही केन बेतवा लिंक कहा जाता है। नौ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके बीच में छतरपुर, टीकमगढ़ जैसे जिले पड़ रहे हैं, ललितपुर भी है, इधर पन्ना भी है, इधर सतना भी है, इधर चित्रकूट भी है। तो आपको बता दूं कि ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है क्या। ये भी हमारा इरिगेशन से संबंधित है, पेयजल संबंधित है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की। ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र को समर्पित है। बुंदेलखंड भारत के ड्रॉट हिट रीजन्स में से एक रीजन है। भारत के कई क्षेत्र जो सूखाग्रस्त है, उसमें बुंदेलखंड का नाम अव्वल नंबर पे आता है। ये जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा सूखाग्रस्त है, और इसी समस्या को दूर करने के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लाया गया, नदी जोड़ो परियोजना के तहत लाया गया है। तो आपको बता दूं कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश को क्या फायदा होगा। तो मध्य प्रदेश के 10 जिलों को फायदा होगा, राज्य के 10 जिलों को फायदा होगा ये लिंक से। इसके अलावा अगर बात करें जिलों की, तो जिले हैं 10। इसके अलावा तहसील की बात करें तो 28 तहसील इसके अंतर्गत आती हैं, और इन 28 तहसील के करीब 2040 गांव को इससे लाभ मिलेगा। तो ये डेटा आप लिख लीजिएगा, 10 जिले, 28 तहसील और 2040 गांव को इससे फायदा होगा। साथ ही साथ इसकी जो लागत है, इसकी जो कॉस्ट है, वो कितनी है, तो आइए इस पर भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। काफी महंगा प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। 44,605 करोड़ की परियोजना है ये। मतलब इसकी जो कुल लागत आएगी, इसका जो कुल प्रोजेक्ट है, वो करीब 44,605 करोड़ का है। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। इसके साथ ही साथ इस पूरे के पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो करीब 8.11, करीब 8.1 अगर आप हटा भी दें, तो 8 लाख हेक्टेयर, 8 लाख हेक्टेयर का जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है इस पर्टिकुलर एरिया में, वो कवर होगा। और यहाँ पर पड़ने वाले गांव, तहसील और जिलों की पेयजल की समस्या और सिंचाई की समस्या को दूर किया जा सकेगा। तो याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा डेटा था। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो करीब 41 लाख लोगों को इससे फायदा होगा, इस प्रोजेक्ट से करीब 41 लाख लोगों को फायदा होगा। ना एक चीज आपको बता दो, सिर्फ फायदे ही नहीं है, इसके कई सारे नुकसान भी हैं। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट में इतना समय लग रहा है, उसका एक कारण ये भी है कि पर्यावरण के हिसाब से माना जा रहा है कि ये बहुत दिक्कत करेगा ये। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये एरिया आपको दिख रहा है पर्टिकुलर पन्ना का, ये पन्ना है। और पन्ना का जो ये एरिया दिख रहा है, यहाँ पर है पन्ना नेशनल पार्क। क्योंकि जब यहाँ पर नदी जोड़ो परियोजना, जब नदी जुड़ेगी तो सीधी सी बात है, यहाँ पर वाटर लेवल बढ़ेगा। और वाटर लेवल बढ़ेगा तो हो सकता है कि यहाँ का जो हैबिटेट है, जो यहाँ का नेचुरल जो हैबिटेट है जानवरों का, वो खतरे में आ जाए। ठीक, अगर आप नीचे आएंगे, यहाँ से थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे, तो सागर और दमोह पड़ता है। और इस पूरे के पूरे एरिया में आपको देखने को मिलेगा नौरादही अभ्यारण्य। ठीक है, क्योंकि एक जगह पर है नहीं, सागर की बात करें, पूरा फैला हुआ है ये दमोह और सागर के जंगलों में पूरा का पूरा फैला हुआ है, जिसे आप कंबाइंड रूप से नौरादही अभ्यारण्य कहते हैं। तो इस पन्ना नेशनल पार्क से लेके नौरादही अभ्यारण्य के बीच में एक टाइगर कॉरिडोर भी है, बाघ का गलियारा भी है, बाघ के आने जाने का रास्ता भी है। तो माना जा रहा है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत ये वाला एरिया जो है डूब क्षेत्र में आ जाएगा, और ये गलियारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जिससे बाघ
यहाँ रहने वाले बाघों और अन्य जानवरों के जीवन के अस्तित्व में भी खतरा मंडरा रहा है। दैट इज़ व्हाई कई सारे इश्यूज़ हैं जो कि अभी सॉर्ट आउट हो नहीं पाए हैं। इसके अलावा आपको बता दूँ इस बीच कई सारे जंगल भी पड़ते हैं जिनके डूबने का खतरा है। तो अगर कहीं पर प्लस पॉइंट है तो कहीं पर नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, इनको ज़रूर आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो प्रोजेक्ट है वो है अटल भूजल योजना। ये भी आपको बता दूँ बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए ही है। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए आपको नाम से समझ में आ रहा होगा भूजल योजना, यानी कि अटल भूजल योजना के तहत सरकार फोकस कर रही है कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र का जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसमें कुछ सुधार किया जा सके और वहाँ की ड्रिंकिंग वाटर का जो क्राइसिस है उसको मतलब उसको फुलफिल किया जा सके, उस गैप को खत्म किया जा सके। तो वहाँ पर भी भूजल की जो स्तर को उसको बढ़ाना है, साथ ही साथ इरिगेशन यानी सिंचाई की फैसिलिटी भी देनी है। इस पूरे के पूरी योजना का जो कॉस्ट आएगा वो आएगा करीब 314 करोड़। 314 करोड़। 314 करोड़ का कॉस्ट आएगा। करीब 678 बुंदेलखंड क्षेत्र के करीब 678 गाँव को इससे लाभ मिलेगा, याद रखिएगा। 678 गाँव को इससे लाभ मिलेगा, करीब 9 विकास खंड आएँगे इस पूरे के पूरे क्षेत्र में और अगर जिले की बात करें तो करीब 6 जिले आएँगे। तो ये था अटल भूजल योजना। इसके अलावा अगला देखते हैं जो कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है श्रीमंत माधवराव सिंधिया न्यू मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट। आपको बता दूं ये किस क्षेत्र के लिए है, तो आप नाम समझ पा रहे हैं, माधवराव सिंधिया नाम है। तो सीधी सी बात है, ये चंबल और ग्वालियर के रीजन के लिए है। चंबल और ग्वालियर के रीजन के लिए है। ठीक है। अब ये है क्या, मैं आपको बता दूं ये जो पूरी की पूरी परियोजना है वो 6,601 करोड़ रुपए की है। और अगेन सेम चीज, इसके तहत पेयजल की समस्या को और इरिगेशन फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। कुल इन जिलों को, जिले लिख लीजिएगा गुना, फिर है शिवपुरी और इसके बाद आता है आपका श्योपुर डिस्ट्रिक्ट। तो इन 3 जिलों को फ़ायदा होगा और इसके तहत 6 रिज़र्वायर भी बनाए जाएँगे। 6 रिज़र्वायर भी बनाए जाएँगे। इसके अलावा इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, फिशरीज़ और टूरिज़्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्रीमंत माधवराव सिंधिया प्रोजेक्ट लाया गया है। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा ये। अगेन ये किस क्षेत्र के लिए है? चंबल और ग्वालियर क्षेत्र के लिए है। 3 जिले हैं ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर। यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो ये है अगला और हमारा अंतिम है आज का जो प्रोजेक्ट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल। अब डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल है क्या, आपको बताऊँ? 2021 में एक एक्ट आया था, डैम सेफ्टी एक्ट, याद रखिएगा। सरकार एक एक्ट लेकर आई थी, डैम सेफ्टी एक्ट। इसके तहत भारत के जो डैम्स हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी समय-समय पर मरम्मत कराई जाए और इसको इम्प्लीमेंट करने में मध्य प्रदेश एक लीडिंग स्टेट है, मैं आपको बता दूँ। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने क्या किया कि डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल गठित किया। एक पैनल गठित किया डैम सेफ्टी रिव्यू के तहत और पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश के करीब 25 डैम्स को रिपेयर किया गया। 25 डैम को रिपेयर किया, इसकी कॉस्ट करीब 148 करोड़ रुपए आई और इसके अलावा अगले 5 सालों में यानी आने वाले 5 सालों में 27 डैम्स और रिपेयर किए जाएँगे। मतलब जितने भी पुराने डैम्स हैं उनको रिपेयर किए जाएँगे। ओवरऑल आपको बताऊँ कि जो फाइनेंशियल जो व्यवस्था होगी पर्टिकुलर इस काम के लिए वो मुहैया कराएगा वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक करीब 551 करोड़ रुपए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए देगा। ओके? सो आई होप आपको ये इरिगेशन संबंधित पूरा का पूरा करंट क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो है आपका इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। ये आपको बता दूं मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया जनवरी 21 से लेकर जनवरी 24 तक। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस पूरे के पूरे फेस्टिवल को आयोजित करने में जो हाथ रहा वो रहा किसका? मध्य प्रदेश सरकार के साथ-साथ मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा मैप कॉस्ट और भारत सरकार मिलकर इस पूरे के पूरे फेस्टिवल को आयोजित कर रहे थे। तो ये 21 से लेके 24 जनवरी तक चला और इसका ओवरऑल मोटो ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं या जो पब्लिक है उनको साइंस उनके बीच में लोकप्रिय किया जा सके, अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। ठीक है? सो ये एक्चुअली 2023 में हुआ लेकिन संस्करण याद रखिएगा 2022 का है। ओके? क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। अगला है गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल आपको बता दूं ये एक तरीके से जल महोत्सव है और अपने आप में ये पहला महोत्सव है। आपको बताऊं कि ये गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल मनाया गया मुरैना बोलो माफ करिएगा, मंदसौर में, मंदसौर जिले में मनाया गया और ये 1 फरवरी से शुरू हुआ था
तो इसमें वाटर स्पोर्ट्स को शामिल किया गया, वाटर से संबंधित जो भी रोमांचक एडवेंचर्स हैं उसको लाया गया, काफ़ी लंबा चलेगा, टेंट की व्यवस्था की गई थी। एक लग्ज़री जो टेंट होता है उसकी व्यवस्था की गई थी, अलग-अलग प्रकार के खाने, बहुत सारी चीज़ें, तो कुल मिला के एक फेस्टिवल जैसा था, त्योहार जैसा था जो कि गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ और जानने लायक नहीं है। सिर्फ इतना जान लीजिएगा कि एग्ज़ाम में यदि आपसे पूछता है कि ये कहाँ मनाया गया, तो ये मंदसौर में मनाया गया, ठीक है? ओके? और अपने आप में याद रखिएगा ये वाटर संबंधित अपने आप में माना जा रहा है कि पहला फेस्टिवल है। इसके अलावा आपको एक चीज़ बता दूँ, शिवशेखर शुक्ला इनका नाम याद रखिएगा, बार-बार इनका नाम आएगा आपको। शिवशेखर शुक्ला ये याद रखिएगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं किसके? टूरिज़्म एंड कल्चरल बोर्ड के, ओके? टूरिज़्म एंड कल्चर एंड टूरिज़्म बोर्ड के। तो याद रखिए कि टूरिज़्म बोर्ड के सेक्रेटरी कौन है? शिवशेखर शुक्ला। ये सेक्रेटरी भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं टूरिज़्म बोर्ड के। तो इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अगला जो है हमारे पास है वो न्यूज़ आ रही है धर्मनगरी चित्रकूट से। चित्रकूट में एक तीसरी गुफा नज़र आई है। तीसरी केव जो है नज़र आई है और इस केव के बारे में अभी सिर्फ ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। लोकल लेवल पर एसडीएम ने इसका मुआयना किया और ये पता चला कि ये जो केव है, ये करीब 25 फीट आई थिंक गहरी है, जहाँ तक न्यूज़ आ रही है। 25 फीट गहरी है, लेकिन 12 फीट ही अभी तक लोग इसके अंदर गए हैं। इसके लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से बात भी हो रही है और आगे चल के इसमें कि डीप में जाया भी जाएगा क्योंकि अंधेरा काफ़ी है यहाँ पे। तो ओवरऑल याद रखिएगा कि ये जो गुफ़ा मिली है, वो मिली है गुप्त गोदावरी में। चित्रकूट का एक क्षेत्र है, गुप्त गोदावरी वहीं पर मिली है। इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा, चित्रकूट को धर्मनगरी भी कहा जाता है। चित्रकूट को धर्मनगरी भी कहा जाता है। सो ये पूरा का पूरा जो न्यूज़ है अब इसमें हम बने रहेंगे। आगे अगर कुछ इसमें का नई चीज़ आती है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चित्रकूट याद रखिएगा इसे भगवान राम की तपोभूमि भी कहा जाता है और रामायण और रामचरितमानस में काफ़ी अच्छे से इस जगह का वर्णन है। अगला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है लाडली बहना योजना। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नर्मदापुरम में शिवराज सिंह चौहान थे तो उन्होंने वहाँ से 2 घोषणाएँ की। एक घोषणा तो उन्होंने ये की कि जैसे लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है मध्य प्रदेश में वैसे ही लाडली बहना योजना चलेगी। इसके तहत जो मैरिड औरतें हैं 23 से 60 वर्ष के बीच की उनको ₹1000 की राशि मिलेगी और विवाहित महिलाएँ जो है लाभ की पात्र होंगी। इससे महिलाओं को माना जा रहा है कि इकॉनमी जो है उनकी बढ़ेगी। इसके अलावा जो तो ओवरऑल जो बात करें एलिजिबिलिटी की तो 2.5 लाख रुपए यदि आप फैमिली की आय है, 2.5 लाख के अंदर में है, अगर याद रखिएगा ज़्यादा नहीं अंदर ना। तो अगर 2.5 लाख के अंदर आए हैं तो ऐसे लोगों को लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ-साथ ज़मीन की भी कंडीशन है कि 5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए। याद रखिएगा ये इंडिविजुअल नहीं, ये परिवार की बात हो रही है। यानी परिवार की अगर कुल आय 2.5 लाख से कम है तो ही इसका लाभ मिलेगा और अगर परिवार के पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है तभी इसका लाभ मिलेगा। याद रखिएगा यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं, परिवार की बात हो रही है। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा लाडली बहना योजना था। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रीवियस जो और भी लाभ मिल रहे थे मध्य प्रदेश की महिलाओं को, वो पहले की तरह मिलती ही रहेंगी। ये अलग से है, ओके? नाउ इसके अलावा दूसरी घोषणा क्या की? आप सभी जानते हैं कि उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर है, महाकाल गलियारा है और जिसे महाकाल लोक के नाम से जाना जाता है। तो ठीक इसी प्रकार नर्मदापुरम में भी नर्मदा जो कॉरिडोर है बनाया जाएगा। ये घोषणा शिवराज सिंह चौहान ने की, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा सिंगरौली, अगली जो न्यूज़ है वो है सिंगरौली से। शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की कि सिंगरौली को मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है दिया जाएगा और डीवी प्रोजेक्ट ये कंपनी है जो इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण करेगी। ओके? अगला जो है वो है आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम। तो अभी हाल ही में क्या हुआ था जनवरी की बात करें गवर्नर मंगू भाई पटेल ने फाउंडेशन स्टोन जो है डाली, किसकी डाली? ऑफ न्यू गैलरीज इंक्लूडिंग अ न्यू बिल्डिंग इन द आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम कॉम्प्लेक्स एट विक्रम कीर्ति मंदिर उज्जैन। तो जो विक्रम कीर्ति मंदिर है उज्जैन में, वहाँ पर एक आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है, तो वहाँ पर एक नई बिल्डिंग जो है उसका निर्माण किया जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि विक्रम कीर्ति मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन पर है। अगर आपसे पूछता है आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम कहाँ पर है? तो वो उज्जैन पर है। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। अगला देख लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इस पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। आपको बता दूँ कि मध्य प्रदेश 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ऑर्गेनाइज़ किया और ये 30 से लेके 11 फरवरी तक चला। इसके तहत आपको बता दूँ कि करीब 6000 खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत में जो छोटी-छोटी जगह है वहाँ से टैलेंट निकालने के लिए है।
मतलब छोटी-छोटी जगहों से जो टैलेंट है स्पोर्ट्स का जो टैलेंट भरा पड़ा है हमारे देश में, उसको बूस्ट किया जा सके, एक अच्छा खासा टैलेंट जो है निकाला जा सके। साथ-साथ सरकार की नीति ये भी है, अच्छे टैलेंट्स को लाया जाए स्पोर्ट्स में और हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में अच्छा कर पाएँ, तो उसके लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक बेस, एक आधार का काम करेगा। तो 6000 प्लेयर जो है, इसमें 6000 प्लेयर्स में पार्टिसिपेट करेंगे और करीब 23 गेम वेन्यूज़ होंगे, 8 डिफरेंट-डिफरेंट सिटीज़ में और ये लगभग 13 दिन चलेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर, ये बड़े शहरों में तो ऑर्गेनाइज़ होंगे ही होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसके अलावा मंडला, बालाघाट और खरगोन में भी होंगे, खरगोन के महेश्वर में होंगे। इसके अलावा एक स्पोर्ट जो है साइक्लिंग, ये न्यू दिल्ली में होगा, दिल्ली में होगा। इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम में कुछ नए गेम्स शामिल किए गए जिसमें वाटर स्पोर्ट्स सबसे ऊपर है। जैसे कायाकिंग, कैनोइंग और फेंसिंग, ये सारे के सारे जो है खेलो इंडिया में पहली बार शामिल किए गए, तो याद रखिएगा। इसके पहले का खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुआ था? तो अगर आपसे पूछता है तो याद रखिएगा हरियाणा में हुआ, हरियाणा में हुआ था। चलिए, अगला देख लेते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो है आपका 17th ब्लाइंड चैलेंज कार रैली से। 17th ब्लाइंड चैलेंज कार रैली से। तो ये रैली क्या थी आपको बताऊँ? तो ये रैली हुई, सबसे पहले तो आपको बता दूँ, मध्य प्रदेश के भोपाल में। एक एनजीओ है जिसका नाम है आरुषि, तो आरुषि नाम की एनजीओ ने मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और साथ-साथ होटल ताज लेक फ्रंट के साथ मिलकर और साथ-साथ एलआईसी के साथ मिलकर ये रैली को ऑर्गेनाइज किया। इस रैली को नाम दिया गया हमसफर और हमसफर नाम दिया गुलजार ने। आप सभी जानते हैं कि प्रसिद्ध गीतकार हैं गुलजार और उन्होंने इसको हमसफर नाम दिया। और ओवरऑल इस रैली का उद्देश्य ये था कि लोगों के बीच में एक अवेयरनेस फैलाई जा सके कि जो टूरिस्ट प्लेस है और जो पब्लिक प्लेस है, वो सारे के सारे डिसेबल्ड फ्रेंडली बन सके। मतलब जो दिव्यांग जन है उनके लिए फ्रेंडली माहौल तैयार किया जा सके और साथ ही साथ अ, हम जहाँ पे भी जाएँ उन्हें अपना हमसफर, अपना साथी बनाकर चलें, अपने साथ लेकर चलें। तो एक अवेयरनेस रैली थी, याद रखिएगा, ये हुई थी भोपाल में। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। आई होप आपको ये पूरा का पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। ये सेशन मैं कंटिन्यू करूँगा और 2 साल का पूरा जो करंट अफेयर हम कवर करेंगे। आने वाले सेशन में याद रखिएगा, आने वाले सेशन में हम एमसीक्यूज़ की संख्या बढ़ाएँगे क्योंकि आज पहला वीडियो था। तो मैंने यही सोचा कि पहले स्टार्ट किया जाए और एक छोटे वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले वीडियोज़ बड़े-बड़े होंगे, उसमें डेटा आपको और मिलेगा और साथ ही साथ एमसीक्यूज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो आप जितने बच्चे हैं इस सेशन को शेयर करिएगा। कैसा लगा सेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और फर्दर अगेन बार-बार बता रहा हूँ कि एमसीक्यू फॉर्मेट ज़्यादा होंगी और भी जो चीज़ें हैं बढ़ाएँगे। स्टैटिक्स और भी बढ़ाऊँगा और आपने देखा ही होगा कि अभी आज के जो सेशन में मैं स्टैटिक भी साथ लिया है। आने वाले सेशन में आपको करंट अफेयर के साथ-साथ स्टैटिक भी देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अनअकैडमी पर बने रहें, अनअकैडमी पर जुड़े रहें और फॉलो करें अनअकैडमी को। थैंक यू सो मच।